नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम 2020 में जो नीट का पेपर हुआ था उसमें बायोलॉजी पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो जीव जगत का वर्गीकरण नामक टॉपिक से पूछा गया है। वायरॉइडों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वायरस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, वायरॉइडों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है इसमें उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। सेकंड ऑप्शन है उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है। थर्ड ऑप्शन है उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है। और फोर्थ है उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है। देखो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए पाया जाता है वायरॉइडों में। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो टॉपिक सेकंड जो हमारा आता है वनस्पति जगत से पूछा गया है। फ्लोरिडीन मांड यानी फ्लोरिडीन स्टार्च की संरचना किसके समान होती है। ऑप्शन फर्स्ट है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। सेकंड है मेनिटोल और एल्जिन। थर्ड है लेमिनेरिन और सेलुलोज। और फोर्थ है स्टार्च और सेलुलोज या मांड और सेलुलोज। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की समान संरचना होती है फ्लोरिडीन स्टार्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं। स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टेरिस। सेकंड है मार्केंसिया। थर्ड है इक्विसिटम और फोर्थ है साल्विनिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इक्विसिटम में स्ट्रोबिलाई या शंकु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है। तो नीचे युग्म दे रखे उनमें हमें ये बताना कि कौन सा युग्म है जो एक कोशिकीय शैवाल हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, एनाबिना और वोल्वॉक्स, क्लोरेला, स्पाइरुलिना और फोर्थ ऑप्शन है लेमिनेरिया और सारगासम। देखो ये जो भूरी सवाल है उसके उदाहरण है तो ये तो बहुकोशिकीय सवाल हैं। वोल्वॉक्स बहुकोशिकीय होता है, लेमिनेरिया सारगासम ये भी भूरी सवाल हैं तो ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये दोनों ही क्या हैं एक कोशिकीय सवाल हैं। तो यहाँ पर फोर्थ का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया प्राणी जगत टॉपिक से। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर पहला इस टॉपिक के अंतर्गत आता है और वैसे हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है द्विपार्श्व सममिति एवं अगुह्य जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है। द्विपार्श्व सममिति और अगुह्य जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दे रखा प्लेटे एलमिंथिज, सेकंड है एस्के एलमिंथिज, थर्ड है एनेलिडा, फोर्थ है टीनोफोरा। देखो यहाँ पर हम बात करें तो एस्के एलमिंथिज में स्यूडोसिलोम पाई जाती है, कूटसिलोम पाई जाती है और इसमें जो द्विपार्श्व सममिति है वो इसमें भी पाई जाती है। लेकिन प्लेटे एलमिंथिज जो होता है इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और गुहा इसमें अब्सेंट होती है। ये अगुह्य प्राणी होते हैं। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा 5th क्वेश्चन का वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करना है। तो अलग अलग एक स्तंभ दे रखा है, सेकंड स्तंभ, इनमें इनको मिलाना है। कौन सी किसकी विशेषता है। क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म, आगे दे रखा ट्राइगोन, हेट्रोसर्कल पुंछ पंख, आगे साइक्लोस्टोम्स दे रखा है। नेक्स्ट है वायुकोश, कॉन्ड्रिकथीज, विषदंश और ऑस्टिकथीज। तो इसमें देखो हम मिलान करने की बात आए तो इसमें पहला वाला जो आता है क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म ये पाए जाते हैं साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं। हेट्रोसर्कल पूंछ पंख ये पाए जाते हैं कॉन्ड्रिकथीज में। वायुकोश जो होते हैं एयर सैक ये पाए जाते हैं ऑस्टिकथीज में और विषदंश पाया जाता है ट्राइगोन में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि सेकंड थर्ड फोर्थ किस में दे रखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट। ये ऑप्शन जो डी होगा ये 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोडेटा के लिए कौन से कथन सही हैं? संकोडेटा के लिए कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, यूरोकोडेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है, यह जीवन के अंत तक बनी रहती है। हमें सही कथन इसमें देखना है। सेकंड है, वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है। थर्ड ऑप्शन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय व खोखला होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, कोर्डेटा को 3 उपसंगों में विभाजित किया जाता है, हेमिकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकोर्डेटा। देखो यहाँ पर हम बात करें तो नीचे कूट दे रखे हैं, उन कूट में से हमें सही आंसर देखना है। तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में ही उपस्थित होती है, बाद में ये पृष्ठरज्जु वर्टिब्रेट में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रिक कॉलम में बदल जाती है। तो फिर सेकंड वाला सही है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय व खोखला होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है 7 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट होगा, बी और सी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो इसमें फर्स्ट ए दे रखा है, यूथ बहुहारी पीड़क। आगे है एस्टेरियास, वयस्कों में अरीय समिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व समिति। तो ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम की मुख्य विशेषता होती है। इसके आगे दे रखा बिच्छू, पुष्ट फुफुसिया, इसे हम बुक लंगस भी कहते हैं, टीनोप्लाना, जीव संदीप्त, इसमें लोकस्टा दे रखा है। तो यहाँ पर हम मिलान की बात करें तो फर्स्ट वाला हो जाएगा यूथ व बहुहारी पीड़क। तो इसका मिलान करें तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला इसका सही होगा। वयस्कों में अरीय समिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व समिति, तो इसकी बात करें तो इसमें इकाइनोडर्मेटा का सदस्य होता है एस्टेरियास। फिर अब पुष्ट फुफुसिया, बुक लंगस जिसे कहते हैं, ये पाए जाते हैं बिच्छू में। जैव संदीप्त ये टीनोप्लाना में, जो टीनोप्लाना है इसमें जैव संदीप्त यानी चमकदार इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण ये चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम ये नीचे कूट दे रखे हैं। इसमें आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फोर्थ इसमें दे रखा है, फर्स्ट है, फिर सेकंड थर्ड, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। तो 8 नंबर की क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया पुष्पी पादपों की आकारिकी नामक टॉपिक से। मॉर्फोलॉजी, जो पुष्पीय पादप उनकी मॉर्फोलॉजी से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्धपुष्पक में क्या होता है? अर्धपुष्पक में क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, सेकंड है जायांगधर अंडाशय, थर्ड है अर्ध अधोवर्ती अंडाशय और फोर्थ है अधोवर्ती अंडाशय। तो इसमें देखो सामान्यतः हम बात करें जो अर्धपुष्पक होते हैं इसमें अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। अधोवर्ती अंडाशय, इसमें जो अंडाशय होता है उसके ऊपर से अन्य चक्र वो निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? यानी तने के आधार से जो जड़ें निकलती हैं उन जड़ों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक जड़ें, सेकंड है अवस्तंभ जड़ें, थर्ड है पार्श्व जड़ें और फोर्थ है जकड़ा जड़ें। तो यहाँ पर देखो प्राथमिक जड़ें तो सामान्यतः बात करें तो ये सीधी शुरुआत में जब प्लूमूल यानी कि जो मूलांकुर होता है उससे बनती, उन्हें कहते हैं प्राथमिक जड़ें। अवस्तंभ जड़ें ये वो होती हैं जो तने से निकलती हैं। पार्श्व जड़ें होती हैं इन्हीं प्राथमिक जड़ों से उत्पन्न होती है। लेकिन जो जकड़ा जड़ें होती हैं ये आपके जो तने के पार्श्व भाग से आधार से निकलती हैं, यानी कि ये तना हो गया तो इसके यहाँ से निकलती हैं इस प्रकार से, और इन्हें कहते हैं जकड़ा जड़ें। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है सरसों, सेकंड है सूरजमुखी, थर्ड है आलू बुखारा, फोर्थ है बैंगन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, आलू बुखारा में अर्ध अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों के शरीर यानी कि जो एनाटॉमी है पुष्पी पादपों की उससे संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया है। गलत कथन को हमें चुनना है इसमें से। रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है। देखो रसदारू हम किसे कहते हैं? तो जाइलम को कहा जाता है।
जाइलम को हम रस दारू कहते हैं और ये सामान्यतः हमें पता है जल और खनिज लवणों का परिवहन करता, तो ये बिल्कुल राइट है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। आगे सेकंड हम देखते हैं। रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है, तो ये गलत होगा कि सबसे भीतरी हम बात करें तो इसमें मज्जा पाई जाती है, पित्त पाया जाता सबसे अंदर की ओर। टेनिन, रेंजिन, तेल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग का होता है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहारा प्रदान करती, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। तो नीचे कुछ लक्षण दे रखे हैं जो हम किसी पादप की अनुप्रस्थ काट काटते हैं और हमें ये पता करना है कि ये कौन से पादप का कौन सा भाग है। तो इसमें फर्स्ट लक्षण दे रखा है, अधिक संख्या में बिखरे हुए सेवन बंडल जो पुलाछद में से घिरे रहते हैं। स्पष्ट बहुत मर्दुतकीय भ्रूणऊतक पाया जाता है। संयुक्त व अवर्धी सेवन बंडल पाया जाता है। पोषवा व मर्दुतक का अभाव होता है, कमी होती है। देखो पहले ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि ये कौन से पादप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो द्विबीजपत्री तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो द्विबीजपत्री आप यहाँ से काट सकते हैं। एक बीजपत्री पादप की बात कर रहे हैं क्योंकि उनमें सेवन बंडल जो होते हैं ये जो भ्रूणऊतक होते हैं उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो इसमें देखो एक बीजपत्री जड़ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ होगा। एक बीजपत्री जो तना होता है उसकी बात कर रहा है, उसी में ये लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन नामक टॉपिक से पूछा गया है। सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट लार ग्रंथि की वाहिका में, सेकंड है वर्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में, थर्ड है यूस्टेकियन नलिका में और फोर्थ है आंत्र के आस्त्र में। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो जब हम नेफ्रॉन की संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से नेफ्रॉन की संरचना होती है। तो ये आगे वाला ये वाला भाग है, इसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका या इसे पीसीटी कहा जाता है। और इस भाग में बहुत सारे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तिलचट्टे का सिर काट दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि इसका कारण बताना कि तिलचट्टा यानी कॉकरोच जो होता है इसका सिर काट देने के बाद कुछ दिनों तक ये जीवित रहता है। ऑप्शन फर्स्ट है तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। सेकंड है सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। थर्ड है सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में स्थित होता है। और फोर्थ है तिलचट्टे के अधिघर्षिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं। तो 15 क्वेश्चन की हम बात करें, 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका केवल छोटा भाग ही तिलचट्टे के सिर में पाया जाता है और शेष भाग होता है वो शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है, यानी किस प्रकार का रूपांतरण है। आहार नाल में जो गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से, सेकंड है उपास्थि कोशिकाओं से, थर्ड है संयुक्त उपकला कोशिकाओं से रूपांतरित होती है और फोर्थ है सल्की उपकला कोशिकाओं से रूपांतरित होती है। तो गोबलेट कोशिकाओं की हम बात करें तो ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की रूपांतरित कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमारा टॉपिक आता है कोशिका, जिसे हम जीवन की मूलभूत इकाई या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो कोशिका से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमें छांटना है इसमें से। अंतर्विष्ट यानी कोशिका के अंदर जो निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा ये खाद्य कणों के अंतःग्रहण में शामिल होते हैं। सेकंड है ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं।
थर्ड है ये कोशिका द्रव्यों में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं। और फोर्थ है ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। देखो ये भी इसमें सही है, तीनों ही ऑप्शन नीचे वाले सही हैं, लेकिन ये वाला गलत है, इसमें ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में मुख्य स्थल कौन सा है? ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? सुकेंद्री यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण कौन से कोशिकांग में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है पेरोक्सिसोम, सेकंड है गोल्जी का, थर्ड है पोलिसोम और फोर्थ है अंतर्द्रवी जालिका। देखो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गोल्जी का है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो जैवणु नामक बायोमोलिक्यूल्स नामक टॉपिक से पूछा गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। क्षारीय अमीनो अम्ल से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, सेकंड है लाइसिन, थर्ड है वेलिन, फोर्थ है टायरोसिन। तो यहाँ पर जो क्षारीय अमीनो अम्ल है वो है लाइसिन, जो है ये क्षारीय अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक रीजिन, पेप्टाइड बंध का धारक मेलिटोन, कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ काइटिन, द्वितीयक उपापचय कोलेजन। देखो यहाँ पर हम किसी एक ऑप्शन का पता होने पे भी यहाँ पे राइट आंसर कर सकते हैं। देखो ये सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ होता है तो ये काइटिन होता है। कवकों की जो कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है। तो सी वाले में कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देखो सी वाले में थर्ड सिर्फ एक इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक कौन करता है? तो यहाँ पर सेकंड मेलोनेट हो जाएगा। पेप्टाइड बंध धारक, पेप्टाइड बंध किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। तो प्रोटीन यहाँ पर कौन सी है? ये वाली प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन, यानी बी में कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। द्वितीयक उपापचय हो जाएगा रीजिन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक उपापचय जैसे कि निकोटीन, रिट्रक्निन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? निकोटीन, रिट्रक्टिन, कैफीन ये जो पौधों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, तो ये क्यों उत्पादित किए जाते हैं? वृद्धि पर प्रभाव, रक्षा पर असर, प्रजनन पर प्रभाव, पोषण में उपयोग। देखो सामान्यतः ये एक प्रकार की मतलब एल्केलॉइड पदार्थ होते हैं, एल्केलॉइडिक पदार्थ होते हैं और ये क्या करते हैं? रक्षा पर असर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से होती है? तो कौन सी प्रोटीन है इनमें से जो सबसे अधिक मात्रा में जंतुओं में पाई जाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है कोलेजन, सेकंड है लेक्टिन, थर्ड है इंसुलिन, फोर्थ है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। कोलेजन प्रोटीन है वो सबसे अधिक मात्रा में जंतुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। देखो ग्लाइकोसाइडिक बंध है ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, पेप्टाइड बंध है ये आपके प्रोटीन में पाया जाता है और एस्टर बंध जो होता है ये वसा में पाया जाता है। तो हमें एक तो कार्बोहाइड्रेट देखना और एक प्रोटीन देखना है। ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन ग्लिसरॉल क्या होता है? एक वसा होती है। सेलुलोज, लेसिथिन वसा होती है। इनुलिन, इंसुलिन, काइटिन व कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार की वसा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इनुलिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जबकि इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन से संबंधित जो टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र यानी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता कब है ये भी हम अभी इसी क्वेश्चन में बात कर लेंगे और इसका विघटन कब होता है इसकी भी हम बात कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है युग्म पट के दौरान, युग्म पट मतलब जाइगोटीन के दौरान। सेकंड है द्विपट के दौरान, तो ये डिप्लोटीन हो जाएगा। थर्ड है तनुपट और फोर्थ है स्थूलपट यानी पेकेटीन के दौरान। तो युग्म पट में तो क्या होता है सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, जबकि द्विपट जो अवस्था होती है, डिप्लोटीन जो अवस्था होती है, इस अवस्था में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है युग्म पट अवस्था, उपांदी भवन, स्थूल पट अवस्था, काइजमेटा, द्विपट अवस्था, जीन विनिमय, पारगति क्रम या डाइकाइनेसिस, सूत्र युग्मन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। युग्म पट अवस्था, इसे हम क्या कहते हैं? युग्म पट को कहते हैं जाइगोटिन। तो जाइगोटिन अवस्था में सूत्र युग्मन की क्रिया होती है। स्थूल पट अवस्था, स्थूल पट यानी पेकिटिन, पेकिटिन अवस्था में जीन विनिमय की क्रिया होती है। और द्विपट अवस्था यानी डिप्लोटिन अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है, जिसमें जो सूत्र युग्मन होता है इसका विघटन होता है इसमें। फिर है पारगति क्रम यानी डाइकाइनेसिस, इसमें उपांति भवन की क्रिया होती है। तो इसमें जब हम मिलान करेंगे तो 4 3 2 1 हो जाएगा। ये आगे हम अभी देखते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका 25 क्वेश्चन का 4 3 2 1 फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था यानी गैफेस्ट के बारे में सही कथन का चयन करना। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें जो विश्राम अवस्था आती है अंतरावस्था, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, जीवन, एस अवस्था और G2 अवस्था। तो इसमें जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन हमें इसमें पता करना। ऑप्शन फर्स्ट है सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है, कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं होती है, केंद्रक विभाजन होता है, DNA संश्लेषण या प्रतिकरण होता है। तो यहाँ पे देखो आंसर जो होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा कि कोशिका उपापचय जो होती हैं क्रियाएं वो सक्रिय होती हैं, वृद्धि करती हैं कोशिकाएं, लेकिन DNA का प्रतिकरण इसमें नहीं होता है। जबकि DNA का प्रतिकरण जो होता है वो एस अवस्था में होता है, संश्लेषण अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती है और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है, इसे शांत अवस्था कहा जाता है यानी G0 अवस्था कहते हैं। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? तो कई बार क्या होती हैं, कई कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कायिक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाती है और ये शांत अवस्था है, G0 अवस्था हम इसे कहते हैं। तो ये किस अवस्था के अंत में होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जीवन अवस्था, सेकंड S अवस्था, थर्ड है G2 अवस्था और फोर्थ है M अवस्था। देखो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जीवन जो प्रावस्था इसके बाद में G0 अवस्था आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पौधों में परिवहन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए और इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में परिवहन। रात्रि में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? या तो रात्रि में या सुबह प्रातः काल घास की पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदों के रूप में द्रव निकलता है और इस प्रक्रिया के लिए कौन सी जो क्रिया है वो उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है मूलीय दाब, सेकंड है अंतःशोषण और थर्ड है जीवद्रव्य कुंचन और फोर्थ है वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मूलीय दाब के कारण ये क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो खनिज पोषण वाले टॉपिक से पूछा गया है, अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अनिवार्य एक तरफ तत्व दे रखे हैं और एक तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। तो पहला है लोह तत्व। लोह तत्व की बात करें तो ये क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जिंक जो होता है ये जिंक इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि IAA जैव संश्लेषण, जो हमारा ऑक्सीजन हार्मोन होता है, पादप हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड, उसके जैव संश्लेषण के लिए जिंक आवश्यक होता है। बोरोन है ये परागण के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है और मैग्नीज जो होता है ये जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा थर्ड फोर्थ सेकंड वन यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में, फलीदार
फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? तो फलीदार जितने भी पादप हैं उनको हम लेग्यूमिनेसी कुल में रखते हैं। तो उनमें जड़ों में ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो नाइट्रोजनेज इसमें एक एंजाइम होता है, इसके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसके फलस्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है केवल नाइट्रोजन, सेकंड है अमोनिया और ऑक्सीजन, थर्ड है अमोनिया और हाइड्रोजन और फोर्थ है केवल अमोनिया। तो यहाँ पर हम बात करें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोजन। देखो अमोनिया और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, इसके बाद में जो मृदा है उसके द्वारा फिर इसे नाइट्राइट में बदला जाता है, फिर नाइट्रेट में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं वो इन्हें नाइट्रेट में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो पूछा गया है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण जो नामक टॉपिक है उससे पूछा गया है। प्रकाश श्वसन में रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो प्रकाशीय श्वसन की क्रिया जो होती है उसमें रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट है 3 कार्बन यौगिक का एक अणु, 6 कार्बन यौगिक का एक अणु, 4 कार्बन यौगिक का एक अणु और 2 कार्बन यौगिक का एक अणु और फोर्थ है 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु। देखो जब हम इस प्रकाशीय श्वसन की क्रिया को डिटेल से पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को, उस समय इसकी हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ आंसर ही हम पता कर लेते हैं कि 3 कार्बन यौगिक का एक अणु बनता है रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया के फलस्वरूप। इस टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है, यानी कहाँ पर उपस्थित होता है ये? तो ऑप्शन फर्स्ट है साइटोक्रोम B6F सम्मिश्र से PS फर्स्ट फोटोसिंथेटिक या फोटोवर्णक फर्स्ट, PS फर्स्ट से NADP+, थर्ड है PS फर्स्ट से ATP सिंथेटेज, फोर्थ है PS सेकंड से साइटोक्रोम B6F सम्मिश्र। तो यहाँ पर जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, PS सेकंड से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये प्लास्टोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पादपों में श्वसन नामक टॉपिक से पूछा गया है। सिट्रिक अम्ल चक्र यानी कि TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र जिसे हम क्रेब्स चक्र भी कहते हैं, सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव यानी एक बार होने से कार्यदर स्तर में फॉस्फोरिलेशन की संख्या क्या होती है? देखो डिटेल से हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक चक्र तब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, यानी कि जब सिट्रिक कार्बोक्सिलिक चक्र एक बार चलता है तो उसमें फॉस्फोरिलेशन केवल एक होती है संख्या। नेक्स्ट है पादप वर्धी एवं परिवर्धन नामक टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हम उनकी बात कर लेते हैं। उस वर्धी नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ती है। यानी कि उस वर्धी नियंत्रक का हमें नाम बताना है जो गन्ने पर अगर हम छिड़क देते हैं तो उसके तने की लंबाई में वृद्धि हो जाती है और गन्ने की फसल की जो पैदावार है उसमें वृद्धि होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है जिब्रेलिन, सेकंड है एथिलीन, थर्ड है एब्सिसिक एसिड और फोर्थ है साइटोकाइनिन। देखो एब्सिसिक एसिड तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये तो वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है इसके छिड़कने से गन्ने की पैदावार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पश्चाता प्रावस्था, सेकंड है जीर्णता, थर्ड है प्रसुप्ति और फोर्थ है लोग प्रावस्था। तो यहाँ पर वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम है वो होती है लोग प्रावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है, ये पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एब्सिसिक अम्ल, सेकंड है फिनोलिक अम्ल, थर्ड है पैरा स्कोर्बिक अम्ल और फोर्थ है जिब्रेलिक अम्ल। देखो ये सभी तीनों हैं, एब्सिसिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल, ये तो क्या करते हैं वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, जबकि जिब्रेलिक अम्ल होता है ये वृद्धि को बढ़ाने का या वृद्धि को प्रमोट करने का कार्य करता है। और ये तीनों बीज प्रसुप्ति का नियंत्रित
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पाचन एवं अवशोषण नामक टॉपिक से पूछा गया है, मानव पाचन तंत्र से संबंधित सही कथन का चयन करना। इनमें से सही कथन हमें देखना है। ऑप्शन फर्स्ट है सिरोसा आहार नाल की सबसे अंदर वाली परत होती है, तो ये तो गलत है क्योंकि आहार नाल की सबसे अंदर वाली परत म्यूकोसा होती है और म्यूकोसा के बाद में आती है सब म्यूकोसा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, तो ये बिल्कुल राइट है क्योंकि छोटी आंत होती है वो अत्यधिक कुंडलित होती है। कर्मी रूपी प्रीशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होती है। देखो ग्रहणी वाला जो भाग है ये छोटी आंत का एक भाग होता है, जबकि कर्मी रूपी प्रीशेषिका ये बड़ी आंत से निकलती है। क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलती है। क्षुद्रांत्र वैसे ये छोटी आंत का ही उपनाम है, क्षुद्रांत्र छोटी आंत को ही कहते हैं, तो ये तो वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर जो होगा सेकंड वाला होगा, क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है। तो एंटेरोकाइनेज जो कि हमारे पाचन तंत्र से संबंधित एक एंजाइम है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में बदलता है, केसिनोजिन को केसिन में बदलता है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो श्वसन और गैसों का विनिमय नामक टॉपिक से पूछा गया है। अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करना। तो अंतःश्वसन से संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी हैं और उनमें सही घटनाओं का हमें चयन करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है डायफ्राम का संकुचन। देखो अंतःश्वसन के समय डायफ्राम का संकुचन होता है और इसी कारण से तो बाहर से जो वायु होती है वो अंदर प्रवेश करती है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है, ये भी सही है। डायफ्राम और बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है जिसके फलस्वरूप वायु अंदर प्रवेश करती है। फुफ्फुस का आयतन कम हो जाता है। देखो इसमें आयतन कम नहीं होता जबकि आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तभी तो बाहर से वायु अंदर प्रवेश करेगी। अंतरा फुफ्फुस से दाब बढ़ जाता है, ये भी गलत है क्योंकि दाब इनमें कम होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है और ये आपके दे रखे हैं ऑप्शन डी में। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है। ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O2 में बाधा डाल सकता है। सेकंड है वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। थर्ड है वायु कूपिका में कम CO2 प्रेशर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता मुख्यतः O2 की आंशिक दाब से संबंधित होती है। देखो ये वाला भी इसमें सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए क्योंकि H+ से ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि परिसंचरण तंत्र से संबंधित पूछा गया है। मानक ECG का QRS कॉम्प्लेक्स यानी समिश्र दर्शाता है। मानक ECG जो कि एक यंत्र है, इसका QRS जो समिश्र होता है ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आलिंदों का विध्रुवण डीपोलराइजेशन, नीलियों का विध्रुवण, नीलियों का पुनः ध्रुवण रीपोलराइजेशन, आलिंदों का पुनः ध्रुवण। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। नीलियों का डीपोलराइजेशन या विध्रुवण है वो QRS समिश्र दर्शाता है। निम्न स्तंभों को मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कुछ नीचे दो स्तंभ दे रखे हैं, इनका हमें मिलान करना है। इयोसिनोफिल्स प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, बेसोफिल्स भक्षण करना, न्यूट्रोफिल्स स्टामिनेज विनाशकारी एंजाइमों का मोचन, लिम्फोसाइट कण जिनमें स्टामिन होते हैं का मोचन करना। देखो इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट ये सभी WBC के प्रकार हैं, WBC कोशिकाओं के प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखो लिम्फोसाइट को हम जानते हैं कि ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती है। न्यूट्रोफिल है ये भक्षण करने का कार्य करती है। कोशिकाएं जो विनाशकारी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे ब्लड में जो एंटीजन के रूप में जो अलग से बाहर से कोई कोशिका प्रवेश करती है तो उसको नष्ट करने का कार्य न्यूट्रोफिल का होता है। बेसोफिल कोशिकाएं ये क्या करती है, ये इस प्रकार के
कण उत्पन्न करती है जिनमें स्टामिन पाए जाते हैं। और फॉर जो ए वाला है इयोसिनोफिल, ये स्टामिनेज विनाशकारी एंजाइमों का मोचन करती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि उत्सर्जी उत्पाद और उनके निष्कासन यानी कि उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में कौन मूत्रवर्दी को रोकने में सहायता करेगा? निम्न में से कौन मूत्रवर्दी को रोकने में सहायता करेगा? जो मूत्रवर्दी होती है यानी मूत्र के साथ में जल का अत्यधिक निष्कासन होता है, मूत्र का अत्यधिक निर्माण होता है, उसको रोकने में कौन सा सहायता करेगा? एल्डोस्टेरोन के कारण वर्क नलिका में सोडियम आयन एवं जल का पुनः अवशोषण होता है। सेकेंड है एट्रियल नेटियूरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्ण होता है। और थर्ड है जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होता है। फोर्थ है एडीएच के अल्प स्रावण से अधिक जल का अवशोषण होता है। देखो वैसे ही गलत होगा, एडीएच के अल्प स्रावण से नहीं, यदि एडीएच का जब अधिक स्रावण होगा उस समय जल का पुनः अवशोषण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, एल्डोस्टेरोन के कारण वरक नलिका में सोडियम का अवशोषण होता है और जल का पुनः अवशोषण होता है, जिस कारण से मूत्रवर्दी रोकी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका स्केलेटल सिस्टम या गमन एवं संचलन वाले टॉपिक से पूछा गया है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें देखें तो स्तंभ फर्स्ट दे रखा है, स्तंभ सेकंड, इनका हमें मिलान करना है। पलावी फसलियाँ यानी कि मुक्त फसलियाँ। देखो फसलियाँ सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक फसलियाँ, एक कूट फसलियाँ और एक मुक्त फसलियाँ। वास्तविक फसलियाँ जो कि स्टर्नम से और पीछे जो रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुका उससे जुड़ी रहती है, जबकि कूट फसलियाँ जो होती हैं ये स्टर्नम से न जुड़ करके किसी अन्य फसली के साथ में जुड़ी रहती है, जबकि पलावी फसलियाँ या मुक्त फसलियाँ जो होती है ये किसी के साथ में भी यानी स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, औरोस्ती जिसे हम स्टर्नम कहते हैं उससे जुड़ती नहीं है। एक्रोमियम की बात करें तो एक्रोमियम ये होता है ह्यूमरस का शीर्ष होता है। एक्रोमियम ह्यूमरस का शीर्ष होता है, सॉरी इसमें ह्यूमरस का शीर्ष नहीं, एक्रोमियम जो होता है ये होता है क्लेविकल वाले भाग को कहते हैं एक्रोमियम। स्केपुला जो होता है ये दूसरी एवं 7वीं फसली के बीच स्थित होता है और ग्लिनोइड जो गुहा होती है ये ह्यूमरस का शीर्ष होता है। तो यहाँ पर देखो पलावी फसलियाँ उरोस्ती से नहीं जुड़ती है, एक्रोमियम क्लेविकल को कहते हैं, स्केपुला जो कि दूसरी से 7वीं फसली के बीच में स्थित होता है, ग्लिनोइड गुहा जो ह्यूमरस का शीर्ष होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें देखो फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ये सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय वाले टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करना है। ऑर्गन ऑफ कॉटोई आगे मध्यकरण एवं फेरिंग्स को जोड़ती है। कोकलिया है, ये लेम्ब्रिंथ का घुमावदार भाग है। फिर यूस्टेकियन नलिका अंडाकार खिड़की से जुड़ी रहती है। स्टेपीज जो कि सबसे छोटी अस्थि होती है, बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है। तो यहाँ पर हम मिलान करने की बात करें तो कौन सा सही होगा एक बार देख लेते हैं इससे। देखो कोकलिया की हम बात करें तो कोकलिया क्या होता है? लेम्ब्रिंथ का घुमावदार भाग होता है, तो ये तो मिला हुआ ही है। वैसे यूस्टेकियन नलिका है तो ये हम सामान्यतः बात करें तो मध्यकरण को फेरिंग से जोड़ने का कार्य करती है, तो सी में फर्स्ट हो जाएगा। स्टेपीज होती है तो ये अंडाकार खिड़की से जुड़ी हुई एक अस्थि होती है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और अंत में ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ये बेसिलर झिल्ली में स्थित होता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, उस वाले टॉपिक से पूछा गया रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। निम्न में से मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलियटस की ओर संकेत करती है? डायबिटीज मेलियटस की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है यूरेमिया एवं रीनल कैलकुली, कीटोन यूरिया एवं ग्लाइकोज यूरिया,
रीनल कैलकुलिया एवं हाइपरग्लाइसीमिया, यूरेमिया एवं कीटोन यूरिया। तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, कीटोन यूरिया एवं ग्लाइकोज यूरिया। तो मिलेटस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये मूत्र के साथ में निष्कासित होता है, उसे हम ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करना। तो इसमें एक तरफ जो ग्लैंड्स जो ग्रंथियां वो दे रखी है और एक तरफ उनके रोग दे रखे हैं। तो पीयूष ग्रंथि है फर्स्ट, और इसकी हम बात करें तो इसका ये संबंधित होती है डायबिटीज इंसिपिड से, डायबिटीज इंसिपिड से संबंधित होती है। पीयूष ग्रंथि से जो संबंधित रोग है वो डायबिटीज इंसिपिड्स। थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो रोग है वो है ग्रेवस रोग, ग्रेवस रोग जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। अधिवृक्क ग्रंथि की हम बात करें तो इससे संबंधित रोग है एडिशन रोग, और अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पर देखो जो आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि एडिशन, थायराइड ग्रंथि ग्रेवस, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा एडिशन रोग, और अग्नाशय ग्रंथि डायबिटीज मेलिटस। तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड यहाँ पर हम देखें, ये रहा सेकंड वाला। तो सेकंड वाला आंसर ये हो जाएगा थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन का हमें चयन करना। तो इसमें से सही कथन कौन सा है? फर्स्ट है ग्लूकेगोन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है। इंसुलिन अग्नाशय कोशिकाओं एवं एडिपोसाइटों पर क्रिया करता है। इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है। और फोर्थ है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। देखो ग्लूकागोन जो होता है ये हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है। जो सामान्यतः हम बात करें तो ये जो इंसुलिन होता है ये हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है। तो ये दोनों के विपरीत यहाँ पर कार्य दे रखे हैं, तो ये वैसे गलत हो जाएंगे। तो ग्लाइकोकोर्टिकोइड ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। ये ऑप्शन डी वाला सही होगा 48 के क्वेश्चन में, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि एमिनो एसिड और जो वसाएं होती हैं इनसे किसका निर्माण करना है, ग्लूकोज का निर्माण करने की क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन नामक टॉपिक से पूछा गया, और इसमें क्वेश्चन है पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है। तो मतलब आगे वाली पीढ़ी को बनाने के लिए ऐसे कौन सी, जो सामान्यतः ऐसा क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि जो युग्मक होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं, दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर स्थित होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राकोष के अंदर परागकण, दो नर युग्मकों वाले अंकुरित परागकण, फल के अंदर बीज, और फोर्थ है बीजांड के अंदर भ्रूणकोष। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है, पराकोष के अंदर परागकण जो आगे पीढ़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोष ये भी रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों ही फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर सही, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड का पिंड बीजांड के व्रंत से कहाँ पर संलयित होता है, कहाँ पर जुड़ा रहता है। बीजांड का पिंड बीजांड व्रंत से कहाँ पर जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बीजांड द्वार, सेकंड है बीजांड का, ये थर्ड है नेबाग, और फोर्थ है नाभिका। तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला ही सही होगा, नाभिका वाले स्थान पर है वो जुड़ा रहता है। जलकुंभी और जल लिली में परागण, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो ये दोनों ही जलीय पादप हैं, लेकिन इसके आंसर की हम बात करें तो केवल जल धाराओं के द्वारा ये नहीं होगा, वायु और जल द्वारा, कीट और जल द्वारा। तो ऑप्शन फोर्थ वाला सही होगा, कीट व वायु के द्वारा जल लिली व जलकुंभी में परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है मानव जनन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपके राइट होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। मानव जनन, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। तो देखो सामान्यतः हम बात करें जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो उस समय प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन कब पूर्ण होगा, तो संभोग के समय, युग्मनज बनने के बाद, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय, और अंडोत्सर्ग के समय। अंडोत्सर्ग के समय तो पहला विभाजन होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा 52 में। निम्न में से कौन ग्राफीन पुटक से अंडाणु का मोचन करेगा। तो मतलब कौन सा हार्मोन है जो अंडोत्सर्ग की क्रिया को करेगा या क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की निम्न सांद्रता,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की निम्न सांद्रता, एस्ट्रोजन हार्मोन की उच्च सांद्रता। देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन की जो उच्च सांद्रता है इसके कारण जो अंडोत्सर्जन की क्रिया है वो होती है। निम्न स्तंभों का मिलान करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अप्रा, जोना पेलिशुडा और इधर एंड्रोजन मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक दे रखा है। और इधर हम आगे बात करें बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां, अंडाणु की परत, लीडिंग कोशिकाएं, सीसन का स्नेक। तो लीडिंग कोशिकाओं की हम बात करें तो ये मानव जो लैंगिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है उसका सिक्रेशन करती है और उसे हम कहते हैं एंड्रोजन। ये रहा एंड्रोजन, तो एंड्रोजन हो जाएगा। अपरा की बात करें तो अपरा के द्वारा मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HGH हार्मोन का सिक्रेशन इसके द्वारा होता है। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन अपरा के द्वारा सिक्रेशन होता है इसका। एंड्रोजन है जो कि जो लास्ट वाला जो हमारा है फोर्थ, लीडिंग कोशिकाएं के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। जोना पेलुसिडा की हम बात करें तो ये एक अंडे के चारों ओर पाई जाने वाली एक परत है, अंडे के बाहर की ओर पाई जाने वाली एक परत है। और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि ये सीसन के स्नेक का स्रावण करती है। तो यहाँ पर देखो जो सही आंसर जो होगा उसमें पहला का हो जाएगा सेकंड। फिर हमने बात की थी जो जोना पेलुसिडा जो कि अंडाणु की परत होती है यानी कि थर्ड। फिर है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि जो सीसन का स्नेक फोर्थ और लीडिंग कोशिकाएं इसमें फर्स्ट। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य से जो टॉपिक आता है इससे संबंधित है। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है, यानी वे स्त्रियां जो गर्भ का धारण नहीं कर सकती है और उनमें भ्रूण को स्थानांतरित कौन सी तकनीक से हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है गिफ्ट व जिफ्ट, सेकंड है ICSI व जिफ्ट और थर्ड है गिफ्ट व ICSI, फोर्थ है जिफ्ट और IUT, GIFT और IUT। तो ऑप्शन डी वाला इसमें सही होगा, जिफ्ट और IUT। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचित रोगों के सही विकल्प का चयन करना। नीचे यौन संचित रोग दे रखे हैं, उनमें ऐसा कौन सा विकल्प है, उनमें सभी रोग है वो यौन रोग हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है सुजाक व मलेरिया जननिक परिसर्प। तो ये मलेरिया जो रोग है ये यौन संचरित नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। एड्स यौन संचरित है, मलेरिया नहीं है, मलेरिया का इसमें ये भी गलत है। कैंसर यौन संचरित नहीं है। सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सभी रोग यौन संचरित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वंशागति और विविधता के टॉपिक से पूछे गए हैं। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधों की कितनी किस्मों के युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषज्ञों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है 2, सेकंड है 14 और थर्ड है 8 और फोर्थ डी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखो सामान्यतः इन्होंने 7 लक्षण चुने थे, लेकिन उसमें विपरीत लक्षणों की बात करें तो टोटल 14 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान का चयन करना। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से सही कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है फेनिल कीटोन यूरिया, एलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण। दात्र कोशिका अरक्तता, एलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम 11 के कारण होता है ये। थैलेसीमिया, अक्सैलगन, हीमोफीलिया, वाइसैलगन। तो देखो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। दात्र कोशिका अरक्तता या इसे सिकल सेल एनीमिया भी हम कहते हैं, और ये एक प्रकार का एलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी रोग होता है जो कि क्रोमोसोम 11 में कुछ परिवर्तन होने के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। जीन आई जो एबीओ रक्त वर्ग का नियंत्रण करती है। जीन आई जो एबीओ रक्त वर्ग का नियंत्रण करती है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है। एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे। सेकंड है जब IA तथा एवं IB दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये एक प्रकार की शर्करा को अभिव्यक्त करते हैं। I एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करती। जीन I के 3 एलील होते हैं। तो हमें सही यहाँ पर गलत कथन को पहचानना है। तो देखो एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होते हैं, सही है ये। I एलील कोई भी शर्करा का निर्माण नहीं या शर्करा उत्पन्न नहीं करती, ये भी सही है। जीन I के 3 एलील होते हैं, IA
आई बी और आई ओ 3 एलील हो गए। और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये गलत होगा, आई ए तथा आई बी दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये किसी प्रकार की शर्करा व्यक्त नहीं करते हैं, तो बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है सटन, सेकंड है बावेरी, थर्ड है मॉर्गन, फोर्थ है मेंडल। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन सी सही होगा, मॉर्गन ने ये किया था। मॉर्गन ने वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति के आणविक आधार नामक टॉपिक से है। ट्रांसलेशन, जिसे हम अनुवादन या स्थानांतरण भी कहते हैं, कि प्रथम अवस्था कौन सी है? यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। इसकी प्रथम अवस्था कौन सी होती है? डीएनए अणु की पहचान, सेकंड है टीआरएनए का एमिनो एसाइलेशन, थर्ड है एक एंटीकोडोन की पहचान, फोर्थ है राइबोसोम से एमआरएनए का बंधन। देखो ये सभी क्रियाएं होती हैं, लेकिन सही जो होगी इसमें फर्स्ट वाली जो अवस्था होती है वो होती है टीआरएनए का एमिनो एसाइलेशन या एक्टिवेशन। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का हमें इसमें छांटना है। एडेनिन एक एच बंध के द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता। देखो ये तो हम जानते हैं, एडेनिन के साथ जो थाइमिन होता है ये एक बंध नहीं बनाता है। एडेनिन 3 एच बंधों के द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है, ये भी गलत है, क्योंकि साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ में 3 बंध बनाता है। एडेनिन व थाइमिन के साथ युग्म नहीं बनाता, ये भी गलत है। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है, तो ये फोर्थ वाला सही होगा। एडेनिन जो होता है ये 2 बंधों के साथ में थाइमिन के साथ बंध बनाता है, तो फोर्थ वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? अनुलेखन कौन सा होता है? यानी ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? डीएनए हेलिकेज, सेकंड है डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज और फोर्थ है डीएनए लाइगेज। लाइगेज तो जोड़ने का कार्य करता है, हेलिकेज इन्हें दोबारा जोड़ने से रोकता है, डीएनए का संश्लेषण करता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज होता है ये अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, यदि 2 लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और एक स्तनपायी कोशिका की डीएनए की द्वितीय कुंडलिनी में क्षार युग्मों की कुल लंबाई 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, तब डीएनए की लंबाई होगी लगभग। यानी कि यहाँ पर 2 क्षार युग्म उनके बीच की दूरी दे रखी है और कोई स्तनपायी जो कोशिका उसमें डीएनए कुंडली में क्षार युग्मों की कुल लंबाई दे रखी है और पूछिए डीएनए की लंबाई लगभग क्या होगी। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो 6.6 इंटू 3.4 को गुणा करेंगे तो ये 2.2 के समथिंग आगे आएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा, 2.2 मीटर के आसपास होगी। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट यानी विकास वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं? यानी ऐसे 2 कौन से उदाहरण नीचे सही दे रखे हैं जो मानव की जो क्रियाएं हैं उनके कारण वातावरण में बदलाव के कारण मानव में वो क्रियाएं उत्पन्न हुई हैं। गैलपैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें, सेकंड है खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, ससीम केंद्र यानी यूकेरियोटिक में दवाइयों का प्रतिरोध, फोर्थ है मनुष्य द्वारा बनाया पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, दवाइयों का प्रतिरोध और पालतू जैसे कुत्तों की नस्लों का पालतू बनाना, ये सभी तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था? क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है अल्फ्रेड वाल्स, चार्ल्स डार्विन, थर्ड है ओपेरिन और फोर्थ है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। तो यही सही होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर।
नेक्स्ट है एस एल मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर एमिनो अम्ल उत्पन्न किए थे। एस एल मिलर ने एक प्रयोग किया था, इन्होंने एक बंद फ्लास्क लिया, उसमें कुछ गैसें ली और गैसें लेकर के अमीनो अम्ल का निर्माण किया था। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में गैसें तो सभी समान दे रखी है, सिर्फ टेम्परेचर को हमें देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है 800 डिग्री सेल्सियस पर मेथिल जो है वो गैस दे रखी है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है और जलवाष्प। फिर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखी है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथिल, हाइड्रोजन और अमोनिया और जलवाष्प। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प। तो यहाँ पर यही सही होगा ऑप्शन डी कि जो मिलर थे इन्होंने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथेन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस और जलवाष्प को लेकर के अमीनो अम्ल का निर्माण किया था। पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पंख, ये पक्ष नहीं है पंख हैं, किसके उदाहरण हैं? पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पंख किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है अभिसारी विकास के, सेकंड औद्योगिक मेलेनिज्म का, थर्ड है प्राकृतिक वर्ण का, फोर्थ है अनुकूली वातावरण विकिरण का। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, अभिसारी विकास का उदाहरण है पेंगुइन और डॉल्फिन के पंख। नेक्स्ट जो कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग नामक टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक कथन कैसा है, गलत है, तो उसको हमें पता करना है। जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, तो ये बिल्कुल ही राइट है। सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है। भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण, ये भी सही है। जब परपोषी का शरीर प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, ये भी सही। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन बी वाला सही होगा, जो कि यहाँ पर गलत है। गलत कथन हमें छांटना है तो बी वाला गलत होगा। सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है, ये गलत है। नेक्स्ट है 70 का क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के संक्रामक अवस्था में जो मानव शरीर में प्रवेश करती है वह है, प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है वह कौन सी है? जीवाणुज अवस्था, मादा युग्मक जनक अवस्था, नर युग्मक जनक अवस्था, पोषाणु अवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट होगा, जीवाणुज अवस्था ये प्लाज्मोडियम में संक्रामक अवस्था के रूप में मानव में प्रवेश करती है। निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलाकर सही विकल्प का चयन करना। तो कुछ रोग दे रखे हैं और इन रोग को कौन से कारक वो पैदा करते हैं, कौन से जीवाणु के द्वारा ये होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है और उनका हमें मिलान करना है। टाइफाइड है तो ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। न्यूमोनिया है तो ये हीमोफिलस न्यूमोनिया के द्वारा होता है। फाइलेरियसिस है, यह रोग विचेरिया के द्वारा होता है। और मलेरिया रोग ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर टाइफॉइड है ये थर्ड हो जाएगा, न्यूमोनिया है फोर्थ, फाइलेरियसिस फर्स्ट और मलेरिया सेकंड। तो फोर्थ ये हो जाएगा थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट होगा इसमें। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति से संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें किस विधि द्वारा बीकानेरी एविज एवं मेरिनो रैम्स से भेड़ की नई नस्ल इसारडेल तैयार की गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीकानेरी एविज और मेरिनो इनमें इन भेड़ों की एक नस्ल तैयार की गई है। इन भेड़ों से एक विधि के द्वारा इसारडेल नामक भेड़ बनाई गई है। और ये किस विधि के द्वारा किया गया? तो ये संकरण के द्वारा किया गया कि एविज और मेरिनो दोनों भेड़ों में संकरण करवाया गया, जिसके फलस्वरूप नई नस्ल प्राप्त की गई है इसारडेल। नेक्स्ट, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से संबंधित जो टॉपिक है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करना। स्तंभों का मिलान करना है तो पहला इसमें क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम से ब्यूटारिक एसिड का निर्माण होता है इसमें। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्यूटारिक एसिड हो गया, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम की हम बात करें तो इसमें ये वाला आंसर सही होगा, साइक्लोस्पोरियन ए। ये ऑप्शन फर्स्ट वाला इसमें आ जाएगा सेकंड में, साइक्लोस्पोरियन ए।
मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस की बात करें तो ये रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक होता है। एस्परजिलस नाइगर ये सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर पहला जो है वो हो जाएगा ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा पहले वाले से मेल, यानी कि सेकंड यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है यहाँ, तो फर्स्ट वाले में तो ये फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा यहाँ पर। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोर्स ए हो जाएगा। मोनास्कस परप्यूरियस से रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करना, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। एस्परजिलस नाइगर से थर्ड सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय आपक संपाचित्र में डाला जाता है। तो ये एक कोई बॉक्स है जिसके अंदर जो वाहित मल है इसको उपचार के लिए इसमें डाला जाता है। तो कौन सा ऐसा वाहित मल है? तो तैरते हुए कूड़े करकट, प्राथमिक उपचार के बहिस्राव, सक्रियत आंपक, और थर्ड है फोर्थ है प्राथमिक आंपक। तो ये थर्ड वाला सही होगा, संक्रियत आंपक, यानी कि संक्रिय जो प्रदूषण है वो इसमें डाले जाते हैं। नेक्स्ट जो बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो इसमें यूवी विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से, सेकंड है यूवी विकिरण में एसिटोकार्बिन से, थर्ड है अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से, और फोर्थ है चमकीले नीले प्रकाश में एसिटोकार्बिन से। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंडों को यूवी विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड की सहायता से देखा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचाने। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हम उपयोग करते हैं, तो उन एंजाइमों से इनमें गलत कथन दे रखा, उसकी बात करते हैं। पहला है ये डीएनए की लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं, ये सही है। ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है, सही है। चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जाते हैं, तो लाइगेज एंजाइम से संबंधित है, ये प्रतिबंधित एंजाइम से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम की डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, सी वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 77, निम्नलिखित में से सही उगम को चुनिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है पॉलीमरेज डीएनए खंडों में तोड़ना, न्यूक्लियस डीएनए के दो रज्जुकों को पृथक करना। सही उगम हमें पता करना है इसमें। एक्सोन्यूक्लियस है तो डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाना। लाइगेज है दो डीएनए के अणुओं को जोड़ना, तो ये तो अभी हमने देखा, तो ये वाला ही राइट होगा इसका। लाइगेज एंजाइम है, ये दो डीएनए अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है 78, एक वेक्टर में संलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाला अनुक्रम को क्या कहते हैं? कोई भी एक वेक्टर लेते हैं, उस वेक्टर में संलग्नी डीएनए है, उसकी प्रति की संख्या को नियंत्रण करने वाला अनुक्रम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है ओरिसाइड, सेकंड है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, थर्ड है रिकॉग्निशन साइट, और फोर्थ है चयन युक्त मार्कर। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ओरिसाइड, जो होती है ORI, ओरिसाइट है, ये क्या करती है? उस संलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको आर फर्स्ट द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम कौन सा है? इको आर फर्स्ट द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम की बात करें तो ऑप्शन डी वाला इसमें सही होगा, 5 days to 3 days, जी ग्वानिन, एडिनिन, एडिनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, और 3 days to 5 days, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडिनिन, एडिनिन, ग्वानिन। तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसे इको आर फर्स्ट है वो इस पर कट लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके अनुप्रयोग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राक इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं होती है। कार्यात्मक इंसुलिन में ए व बी श्रृंखलाएं होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग इंसुलिन ई कोलाई द्वारा उत्पादित होता है, ये सही है। मनुष्य में इंसुलिन प्राक इंसुलिन से संश्लेषित होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि कार्यात्मक इंसुलिन में ए व बी श्रृंखलाएं होती हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये सामान्यतः जो नेचर के द्वारा यानी कि जो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो इंसुलिन प्राप्त होता है उसमें अल्फा और बीटा दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 81, बीटी कपास किस्म जो बेसिलस थुरिंजिनिसिस के विष जीन
को समाविष्ट करके बनाई गई है। इसके प्रतिरोधी यानी किसका प्रतिरोधी है, जो बीटी कपास है, इसमें जो जीन 20 जीन समाहित करके बनाई गई है बेसिलस थुरिंजिसिस। तो इसमें हम बात करें कवकीय रोगों से, पादप सूत्रकृमि से, कीट परभक्षी से, कीट पीड़कों से। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो बीटी कपास है, ये बनाई गई, इसमें 20 जीन शामिल करके बनाई गई और इसे हम बेसिलस थुरिंजिनिसिस भी कहते हैं। और ये कीट पीड़कों से सुरक्षा प्रदान करती है कपास को। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करना है। बीटी कपास, जीन चिकित्सा दे रखा, एडिनोसिन डीएमिनेज, कोशिकीय सुरक्षा, आरएनएआई एचआईवी संक्रमण का पता लगाना, पीसीआर बेसिलस थुरिंजिसिस। तो बीटी कपास तो इसमें 4th हो जाएगा, बेसिलस थुरिंजिनिसिस एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, जीन चिकित्सा हो जाएगा, आरएनएआई ये कोशिकीय सुरक्षा और पीसीआर एचआईवी संक्रमण का पता लगाना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा इसमें 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित करना है। जो जीव है जिसका प्रयोग किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी में, उसके उपयोग से संबंधित इसे हमें सुमेलित करना है। बेसिलस थुरिंजिनिसिस, तो इसका उपयोग किया जाता है क्राइप्रोटीन के रूप में, क्राइप्रोटीन। थर्मस एक्वाटिकस, तो इससे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, तो ये क्लोनिंग वेक्टर के रूप में कार्य करता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, तो ये प्रथम आरडीएनए अणु का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखो आंसर देखें तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस कूट में हम देख सकते हैं 4 3 2 1 कौन से में है, 4 3 1 2 1 2 है। तो दोबारा देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हो जाएगा ये 4 देखो इसमें 4 हो गया और इसके बाद में थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस 1 हो गया। हाँ 4 3 1 2 सॉरी 4 3 1 2 ही है, सही है थोड़ा सा। 4 3 1 2 कौन से में, 4 3 1 2 फर्स्ट में ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीव और समष्टियों से है। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है। तो ऑप्शन जन्म दर है, मृत्यु दर है, जाति परस्पर क्रिया, लिंग अनुपात, ये तीनों ही है, ये वाला नहीं है। तो सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पारितंत्र, इकोसिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। घास भूमि पारितंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित करना। तो यहाँ पर कुछ पारितंत्र के कुछ पोषी स्तर दे रखे हैं, उनको सही मिलान करना है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो फर्स्ट है चतुर्थ पोषी स्तर, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। तो प्रथम पोषी स्तर की बात करते हैं तो प्रथम जो पोषी स्तर होता है वो घास को हम मानते हैं, सबसे पहले घास ही होता है। घास को कौन खाता है, खरगोश, तो खरगोश द्वितीय पोषी स्तर हो गया। फिर खरगोश को कौन खा सकता है, कौवा खा सकता है, तो कौवा तृतीय पोषी स्तर हो गया, ये प्रथम हो गया। और चतुर्थ पोषी स्तर फिर गिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 3 4 1। जो कूट की हम बात करें तो इस कूट में कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 1, ये फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखो सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन है सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि सकल प्राथमिक उत्पादकता ये नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। नेक्स्ट है ये अभिनय, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाला ही सही होगा। ये भी गलत हो जाएगा, सी वाला, और ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया जैव विविधता एवं संरक्षण से। रॉबर्ट मे के अनुसार
विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? तो रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता कितनी? ऑप्शन फर्स्ट है 20 मिलियन, सेकंड है 50 मिलियन, थर्ड है 7 मिलियन, फोर्थ है 1.5 मिलियन। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, 7 मिलियन है वो जाति विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेज़न के जो जंगल हैं उसमें सर्वाधिक जाति विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट पर्यावरणीय मुद्दों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये ओजोन से संबंधित है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही होगा। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन है, उससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके नीट वाले एग्जाम में पूछा गया था। अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? तो अल्ट्रावायलेट बी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोध, यही सही है इसमें। यूवी बी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोध, यही है, इसी के कारण हिम अंधता होती है। देखो इस प्रकार से हमने 2020 में जो नीट का एग्ज़ाम पूछा गया था तो उससे संबंधित हमने टोटल 90 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक संडे को हमारा नीट से संबंधित लेक्चर रहेगा। वैसे तो टॉपिक वाइज हम चलते रहेंगे, लेकिन नीट में सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपका प्रत्येक संडे को एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में मैं आपके साथ में आंसर दूंगा। एक सीरीज के अनुसार हम चलेंगे। तो यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे या टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।